मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग प्री 2024 के एग्जाम की तैयारी की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपने प्रिपरेशन को अब जो वक्त बचा है ढालना चाहिए, इस पर बातें कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कल मैंने प्रश्नों की जो डिजाइन होती है उसकी शुरुआत की थी और 2 तरह के डिजाइन आपके सामने रखे थे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डिजाइन बिल्कुल अननोन से थे या बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत सरल से थे। उसके अंदर किस तरह के चैलेंजेस हैं, सच पूछिए तो यही बताना मेरा उद्देश्य है, और साथ ही साथ यह भी रास्ता दिखाना मेरा उद्देश्य है कि आप उन चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे कैसे। तो कल जिन 2 डिजाइन्स के बारे में मैंने बातें की थी, मैं यहां उन्हें रिपीट कर दूं कि पहले डिजाइन के तहत मैंने उन प्रश्नों को लिया था जिसमें सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, 3 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है इनमें से, या चारों सही है या चारों गलत है। और इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इसके बाद दूसरे प्रकार के स्टेटमेंट थी। सबसे सरल स्टेटमेंट है कि सीधे सीधे ABCD दे दिया गया है और कहा गया है कि इनमें से गलत कौन सा है, तो वो आसान है। उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी। जो पहले डिजाइन वाले प्रश्न थे उसकी तुलना में लगभग लगभग ये आते थे। अब 2 डिजाइन बच गए हैं, मैं उन पर बातें करूंगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं उस डिजाइन पर जिनकी संख्या 18 रही है। 100 में 18, और ये कम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां 0.1% से फैसला होता हो कि कौन सफल होगा और कौन असफल होगा, वहां अगर 18 क्वेश्चन एक थोड़े से अपेक्षाकृत कठिन डिजाइन वाले आ जाए तो आप उन्हें थोड़े से चैलेंजिंग ही मानकर चलें, राइट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रश्न थे कैसे। दोस्तों, इसमें किया यह जाता है कि 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कथन 1 और कथन 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। एक स्टेटमेंट दे दिया गया और इसके बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और स्टेटमेंट देने के बाद फिर आपके सामने 4 विकल्प दिए जाते हैं। और ये जो चारों विकल्प होते हैं वो थोड़े से उलझाने वाले होते हैं, वो स्ट्रेट विकल्प नहीं होते, यानी कि वहां रुक कर आपको विचार करने की जरूरत होती है। तो इससे पहले कि हम इस चैलेंज को समझें और कैसे इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे ये जानें, आइए पहले एक प्रश्न देख लेते हैं, राइट। यह क्वेश्चन नंबर 11, ए सेट का क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है, आप ये मान करके चलिए कि पहली बार ही लगभग इंट्रोड्यूस किया गया है। इनकी संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसीलिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा इन प्रश्नों को लेकर के परेशान रहे। तो देखिए प्रश्न क्या था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप ब्रैकेट में डिपॉजिट, आपके सुविधा के लिए यहां अंग्रेजी का शब्द उन्होंने यही डाल दिया है, निक्षेप की जगह डिपॉजिट। ये अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि निक्षेप शब्द हिंदी के मीडियम स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा कठिन लगे। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ये एक स्टेटमेंट है। कथन 2, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध, फिर यहां ब्रैकेट में दे दिया एनरिच्ड, समृद्ध को ब्रैकेट में दे दिया इंग्लिश का शब्द एनरिच्ड, यूरेनियम का होना आवश्यक है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। ये 2 कथन हो गए, राइट। कथन 1, कथन 2, दोनों में वे क्या कहना चाह रहे थे, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। पहला वो ये कह रहा है कि यूरेनियम अधिकतम हम जो विद्युत उत्पादन के लिए जो है हमारे पास है, यूरेनियम के निक्षेप हैं, लेकिन हम ज्यादातर कोयले पर निर्भर करते हैं। फिर दूसरा कथन है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। ये 2 स्टेटमेंट है। अब विकल्प देखिए। विकल्प से पहले वो आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ABCD। ए, अब यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं इत्मीनान के साथ पढ़ रहा हूं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। इसे रट लीजिए। इस साल इस पैटर्न के जो भी प्रश्न आएंगे, मान करके चलिए कि ये जो 4 विकल्प होते हैं वो इसी पैटर्न के होते हैं। इसे रट लीजिए। इसमें जो पहला है विकल्प वो है कि दोनों कथन सही हैं, और जो कथन 2 है वो पहले की सही व्याख्या कर रहा है, राइट।
अब जो बी जो विकल्प है उसमें क्या कह रहे हैं कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। पहले में भी था दोनों सही हैं और अब बी में भी कह रहे हैं कि दोनों सही है, लेकिन यहां फर्क क्या आ गया है कि कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं, केवल परिवर्तन इसमें आया है। पहले में है कि वो सही व्याख्या है और इसमें कह रहा है कि सही व्याख्या नहीं है, इसे रट जाइए ताकि वहां आपके दिमाग में कोई भ्रम पैदा ना हो कि अरे सही व्याख्या वाला कौन सा है। नहीं, पहले में यह है कि वो सही व्याख्या है, दोनों सही हैं, और जो दूसरा कथन है पहले की सही व्याख्या कर रहा है। जो वी विकल्प है यहां भी है कि कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। सी में है कि कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, व्याख्या गायब। अब जो हम दो विकल्प देखेंगे सी और डी, उसमें से व्याख्या शब्द गायब है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, और सीधी सी बात है कि डी में ये उलट जाएगा कि कथन एक गलत है किंतु दो सही है। दोस्तों, इस पैटर्न को आप अपने दिमाग में रचा बसा लीजिए। अगर ये आपने रचा बसा लिया, और कैसे रचाएंगे बसाएंगे मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि ए और बी दोनों इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो कथन हैं वो दोनों सही हैं। पहले वाला कहता है कि जो सेकंड है वो फर्स्ट की व्याख्या कर रहा है, और जो दूसरा है यानी कि बी वो कह रहा है कि नहीं, कथन तो दोनों सही हैं लेकिन जो है वो दो एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए का मतलब कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके बाद सी और डी, सी और डी में बहुत थोड़ा सा फर्क है। कथन एक सही है, दो गलत है। कथन एक गलत है, बिल्कुल उलट दिया है, कथन दो सही है। दोस्तों, अगर ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको लेकर के चाहे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको वो भ्रम में नहीं डाल सकता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जहां तक बात यह है कि वो उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं, आगे हम कभी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है उस तथ्य को कैसे पकड़ेंगे, उसका क्या आधार हो सकता है, इसकी चर्चा डेफिनेटली हम लोग बाद में करेंगे। तो दोस्तों, ये तीसरे प्रकार की डिजाइन थी। आइए अब हम आखिरी तरह के डिजाइन पर आते हैं। ये इससे पहले की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न की डिजाइन है। इससे खूब सारे प्रश्न आते थे, लेकिन पिछली बार यूपीएससी ने गच्चा दे दिया, इसको बहुत कम कर दिया, 100 में से घटा करके केवल 7 कर दिए। पहले सोचिए कि 30-30, 40-40 क्वेश्चन इसी डिजाइन के होते थे, अब उसे एकदम से घटाकर 7 कर दिया। और इसमें आपको बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि जो एलिमिनेशन की जो पावर होती है, यदि वो क्षमता आपके पास है तो इस तरह के प्रश्नों को हल करना आपके लिए आसान हो जाता था। दोस्तों, अब ये डिजाइन क्या है, आइए थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, तब शायद मेरी बात को आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसकी जो डिजाइन है देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, राइट। दूसरा, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। 2 स्टेटमेंट दे दिया। अब आप देखिए कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है ऑब्लिक है, ये दे रहा है। यहां जो है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनकी संख्या 3 भी हो सकती है और इनकी संख्या 4 भी हो सकती है। और पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं, उससे भी पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें अगर राष्ट्रों से संबंधित कुछ बात होती है तो 5-5, 6-6 तक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये संगठन है, इस संगठन के कौन कौन सदस्य हैं, तो पता लगा 6 देशों के नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6, और फिर उनसे समूह बनाए 1 3 5, 1 2 6 3, इस तरह से। तो यहां 2 स्टेटमेंट हैं। अब आप देखिए कि विकल्प कैसे दिए गए हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। आप देख रहे हैं, इससे जो आपको फायदा मिल सकता है वो ये कि यदि इसमें से एक भी आपको मालूम है, तो जैसे मान लीजिए कि पूछा 1 और 2 दोनों, और उसमें से आपको मालूम है कि नहीं, इसमें से 2 तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है 2 नहीं हो सकता, तो 1 वाला सही है, तो आप 1 वाले में निशान लगा देंगे। वो सुविधा आपकी अब लगभग यूपीएससी छीनने में लगा हुआ है। मुझे नहीं मालूम है कि इस बार यूपीएससी क्या करेगा, लेकिन इनकी संख्या काफी कम हो गई है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा पैटर्न था प्रश्नों के पूछे जाने का, क्योंकि इससे आपकी क्षमता का अनुमान लगता था कि आपकी जो तैयारी है, जो भी आप जानकारी रखते हैं, उन जानकारी का आप कैसे और कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार की प्रश्न पूछे जाने की डिजाइनें थीं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इन डिजाइन्स को अपने दिमाग में रचा बसा लिया
तो एग्जामिनेशन हॉल में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, इस पर विश्वास करें। तो दोस्तों, इस विषय पर अब बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।